नमस्कार दर्शकों, घर बाहर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा प्रमाणिक। वो कहते हैं ना, अगर मन में कोई कार्य को करने की लगन बहुत मजबूत हो तो कोई भी कारण राह में बाधा नहीं बन सकती। और इस कथन को साबित करती है हमारी आज की अतिथि। कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, ईमानदार, मेहनती, ये मात्र शब्द नहीं हैं, बल्कि हमारी आज के अतिथि के व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले वो गुण हैं जिनके बदौलत उन्होंने आज अपनी पहचान बनाई है। तो चलिए मिलते हैं। हमारी आज की अतिथि है श्रीमती प्रोतिमा बैनर्जी, जो हमारी द्वीपों की एक्स सीनियर वाइस चेयरपर्सन पीबीएमसी और एक्स काउंसलर भी रही है और वर्तमान समय में नवोदया फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर है। नमस्ते मैम, घर बाहर के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। घर बाहर के इस कार्यक्रम पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा स्लॉट चलता है सिर्फ विमेंस के लिए। विमेन के जो पोटेंशियल है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको दर्शाता है। और ऐसे कई विमेंस मेरे पहले भी यहाँ आ चुके होंगे एज ए गेस्ट, जिन्होंने काफ़ी और विमेंस को इंस्पायर किया होगा। तो आज मेरे लिए मैं मान सकती हूँ कि एक बेहद खुशी की भी बात है कि कहीं ना कहीं अगर मेरे थ्रू भी ऐसी कहीं बाकी महिलाएं हैं जो इंस्पायर होंगी, मोटिवेट होंगी, तो उससे ज़्यादा खुश नसीबी की बात मिल रही और कुछ नहीं हो सकती। साथ ही हम भी बड़े आभारी है कि आज आपने अपना समय निकाला और हमारे बीच आई है। तो दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर टीवी के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव है और अब आप हमसे टीवी के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोतिमा जी, वैसे तो आप लोगों के बीच में अपने नेक कार्यों को लेकर काफ़ी लोकप्रिय है, लोग आपको भली भांति जानते हैं। फिर भी आज हम आपके और आपके परिवारजनों के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म यहीं हुआ था, अंडमान में ही, जीबी पंत हॉस्पिटल में। और फादर मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, डिप्टी रेंजर थे, और मदर हाउसवाइफ थी। तो काफ़ी हद तक मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि डैडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे तो इंटर आइलैंड्स में उनका पोस्टिंग होता था, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी। हम मैं और मेरा भाई रहते थे और मम्मी के साथ। तो उस समय क्या होता था, सिर्फ मम्मी थी घर पे और मैं और मेरा भाई, और काफ़ी डिफ़िकल्टी उस समय, एक चुनौती भरा वाला लाइफ रहता था क्योंकि फ़ादर हमसे थोड़ा दूर रहते थे। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे फादर मुझसे काफ़ी अटैच रहे हैं सिंस आई वाज ए किड। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें मेरे स्कूल टाइम से ही मेरे अंदर डाल दी थी कि हमेशा आत्मनिर्भर बनो जी। तो मेरे डैडी हमेशा करते थे कि मुझे स्कूल छोड़ना होता था तो मेरे डैडी मुझे लेकर स्कूल ड्रॉप करेंगे, वहाँ से मुझे पिक करेंगे घर तक। अब जिस टाइम पे मेरे डैडी का ट्रांसफ़र हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब मेरी बच्ची कैसे आएगी जाएगी, क्योंकि कहीं तक मैंने मेरी बच्ची को आदत कर दी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होगा। तब फिर मेरे डैडी ने मुझे समझाया कि नहीं, अब मैं नहीं रह पाऊँगा, मुझे बाहर जाना है, अब तुमको खुद से जाना होगा। या तो बस पे जा, कैसे अपने आप को आगे कैसे जाओगी बिना मतलब मेरे, तो तू कैसे कर सकती है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी सिखाई। फिर जैसे होता था कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स के जो भी पेपर वर्क होते थे वो मेरे फादर कर लेते थे। उन्होंने बताया भी जैसे तुम्हारा 10th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, तुमको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे अपना नाम दर्ज करवाना होगा, तो कैसे करोगी। चलो वहाँ ऑफिस तक लेके जाके पूरा मुझे समझाते थे कि ऐसे प्रोसीजर होते हैं और जिसको तुझे जो है अकेले करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमेशा शुरू से ही डिक्टेट करते थे, राइट एप्लीकेशन लिखना हो, जैसे मैं लीव ले रही हूँ तो मेरे से खुद से लिखवाते थे, वो डिक्टेट करेंगे और मैं खुद से। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने अपने फादर से सीखी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी माँ से भी सीखी है जी, जो आज मुझे काफ़ी हद तक काम आ रही है। तो कह सकते हैं कि आपके बचपन से ही आपका परिवार बड़ा सपोर्टिव रहा है आपके साथ। जी बिल्कुल। तो प्रतिमा जी, ये जो समाज सेवा करना या समाज सेविका बनना, इसकी इच्छा आपको कब और कैसे हुई? क्या स्कूली दिनों से ये रुचि आपके अंदर उत्पन्न हो गई थी? मुझे लगता है कि समाज सेवा करना हम सबके अंदर ही होता है। हम सभी अपने स्तर पर कुछ कुछ ऐसी सेवाएं जो हैं हम देते हैं दिनचर्या पे।
ऐसे कुछ लोग हैं आज भी, इतना एक्सपोजर नहीं है उनका जी। तो मैं मानती हूँ कि समाज सेवा एक ऐसी चीज़ है जो उत्पन्न नहीं होती है, वो अंदर इनबिल्ट है। बस वो सिचुएशंस ऐसे आते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसी आती है कि जिससे मतलब आप सोचते हैं कि अब आपको ऊपर वाले ने शायद यही बनाया है इस चीज़ के लिए, तो फिर आप तब सोचते हैं कि हाँ, मुझे इसी पे ही आगे बढ़ना है। तो मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ ऊपर वाले का, अपनी फैमिली का, कि उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं अपने साथ अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग रखते हुए और महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने की क्षमता रख पा रही हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर किसी को जो है ये रुचि रखनी चाहिए, जी। क्योंकि इस रुचि पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपना खुद का भी भला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ऐसी महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं जो वाकई में घर बैठती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, काफ़ी हद तक अवेयरनेस की कमी होती है। तो ऐसी कई महिलाएं हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे ऐसी महिलाएं बैठी हुई हैं और वो काम कर रही हैं, जिसे देख के हमको भी बहुत गर्व फील होता है कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। जी। जी। तो ये जो समाज सेवा करने की आपका जो निर्णय था, क्या स्कूल खत्म होते या कॉलेज खत्म होने के साथ साथ आपने शुरू कर दिया था? मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब छोटी थी तब से ही मुझे जो बुज़ुर्ग आते थे हमारे घर पे, हम सभी के घर आते थे कुछ पैसे मांगने के लिए, ऐसे बुज़ुर्ग जिनके शायद बच्चे छोड़ देते होंगे, आप समझ सकते हो ना। तो मैं हमेशा कनेक्टेड रही हूँ बुज़ुर्गों के साथ में बचपन में। तो उस समय ऐसे होता था कि जो भी पॉकेट मनी मेरे पास होती थी तो मैं कुछ भी नहीं सोचती थी कि अरे इसमें तो मेरा कुछ आए या ना आए। मैं सोचती थी कि मेरे घर के बाहर एक बुज़ुर्ग महिला या बुज़ुर्ग आदमी खड़ा है, जी। तो मैं बस चली जाती थी और मेरे पास जो भी होता था मैं दे देती थी। तो मेरे साथ में मेरी जो कज़न्स होती थी तो वो बोलती थी कि तुम्हारे पास जितने पैसे थे तुमने सारे क्यों दे दिए, उससे थोड़ा कम दे देती। तो मैं बोलती थी कि चलो मेरे पास तो मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे कुछ चाहिए होगा भी तो वो लोग मुझे दे देंगे। बट वो सिचुएशन में जब वो हमारे पास घर आते थे मांगने के लिए तो मैं 50 रुपये की जगह मैं 10 रुपये नहीं दे सकती थी, तो मैं पूरा 50 रुपये दे देती थी। तो मैं सोचती थी कि शायद 2 दिन इनका चल जाए, और मैं वो सोच के नहीं करती थी, बट वो मेरे दिल से आता था। जी। और आज भी मेरे अंदर है वो चीज़, वो बचपन से ही है। जी। जी। तो अर्ली स्टेजेस में कॉलेज के बाद ही आपने छोटे मोटे तरह से जैसे भी हेल्प हो सकता वो आपने शुरू कर दिया था। जी जी। तो अब जो एक संस्थान बनाकर एक फुल फ्लेज सोशल वर्कर जो हम कह सकते हैं, ये जो अब बन गई है, तो इस बीच में आपने और क्या क्या चीज़ें की है, कैसा अनुभव रहा है आपका? जी, मैं कहना चाहूँगी जैसे शुरुआती दौर पे जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी और स्कूल टाइम पे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा, जो भी हम स्कूल्स में होते थे करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, तो वो मैं करती थी, वो मेरा एक शौक़ था, वो साथ ही साथ चलता था। बट साथ ही साथ मैं सोसाइटी के लिए क्या अपना योगदान दे सकती हूँ, मैं सोचती थी इस बारे में। और उसके लिए मुझे एक मौका भी मिला जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, और उस दौरान एक ऐसा मेडिकल केस आया था और मुझे याद है कि मैं घर घर जाके चंदा इकट्ठा मैंने किया अच्छा। उसके लिए, और बहुत खुशी हुई जब वो हाथ पे जितना मैंने कलेक्शन किया था और उनके हाथ पे सौंपते हुए ना एक 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 अंदर से एक सेटिस्फैक्शन जागा। और तब से मैंने सोचा कि ये मैं कर सकती हूँ, आगे मैं इसको लेकर चल सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको खुद भी पता चल जाती है कि ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए ही जी। बना है। तो वहीं से कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ने की इच्छा जी। हुई और एक मौका मिला। अच्छा, तो इसके बाद जैसे कि हमने बात की थी कि आप काउंसलर भी रही है, तो ये जो काउंसलर का जो टर्म रहा है वो कब रहा था मैम? जी, 2015 में शादी हुई थी और उसके बाद में जैसे काउंसलर बनने का एक मौका मिला, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए और जीत हासिल हुई, क्योंकि इससे पहले उस वार्ड के जो काउंसलर थे, जो मेरे हस्बैंड थे, जी। तो ऑलरेडी काउंसलर थे, उन्होंने काफ़ी काम किया था। और उसी के बलबूते मुझे लगता है कि जब मैं खड़ी हुई तो कहीं ना कहीं उसको जहन में रखते हुए मुझे वो वोट मिला था। फिर मुझे बताया गया था कि अब मैं काउंसलर हूँ तो काम मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो ज़रूर कोशिश तो करूँगी, क्योंकि
फिर मैंने बोला कि हम जैसे महिलाएं होती हैं तो काफ़ी हद तक एक थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे सपोर्ट सिस्टम आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर लोग, आप जब एक काम पहले आपने कुछ किया भी था, कुछ लोगों को वो चीज़ें याद होंगी, और जैसे जैसे काउंसलर बनने के बाद में मुझे बताया गया कि ये सारे काम आपको खुद से करने होंगे। तो वो जब मैंने शुरू किया, और इसी तरह ही मेडिकल केसेस, सिर्फ मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मैं वार्ड नंबर 6 की काउंसलर रही हूँ, तो कभी ये नहीं मैंने दायरा रखा कि वहीं के लोगों को मैं सर्विस दूँ। तो उससे बाहर इंटर आइलैंड से या वार्ड के बाहर भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने कभी उनको मायूस नहीं किया, और जितना मुझसे हो सका मेरे सपोर्टर्स के थ्रू, तो मैंने वो राहत जो है, जो भी रिलीफ उनको चाहिए रहता था, तो वो मैं पहुंचाती थी। मेडिकल केसेस ऐसे आते थे जिस पे मैंने बहुत काम किया है, और मुझे लगता है कि आप जो है काउंसलर का एक जो पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। उसके बाद में फिर वो डिज़ोल्व हो जाता है काउंसिल। यहाँ पे काउंसलर के दो मीनिंग जैसे हो जाते हैं, तो जो म्युनिसिपल काउंसलर होता है उसकी जो एक पार्षद की जो भूमिका रही है 5 साल की, तो वो तो काफ़ी ही अच्छी एक्सपीरियंस रही है मेरी लाइफ की। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तब फिर मैंने सोचा कि ये 5 साल है, इसके बाद में आपको पता नहीं होगा कि आप वाकई वापस से फिर पार्षद बनोगे नहीं, लेकिन अगर आपकी रुचि है, आप सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, तो तभी मैंने सोचा कि अब मुझे इसके बाद में क्या करना है जी। तो तब मेरा जो एनजीओ है, हमने डिसाइड किया कि इस तरीके से एक एनजीओ बनाया जाए जिस पे जो मैं पर्सनल इंटरेस्ट रखती हूँ सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो एक्सपोजर मुझे उसके थ्रू मिलेगा और मैं काफ़ी हद तक लोगों को रीच कर पाऊँगी। अच्छा, तो मैम जैसे आपने कहा कि आप 5 साल के लिए काउंसलर भी रही थी, तो उस समय आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। एक ऐसा मोमेंट भी आया जो हम सब के लिए गर्व की बात है। 2018 में जब मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन के पद पर इलेक्ट हुई थी, और आप सबको ही पता है, पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड को पता है कि जो हमारा फ्लैग पॉइंट इनॉग्रेट किया था, खुद हमारे बीच जो है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे जिन्होंने इनॉग्रेट किया था। उस समय मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला, एक नेशनल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू के वहाँ पे मैंने रिसीव किया हमारे प्रधानमंत्री जी को। तो मुझे उस समय बहुत गर्व भी महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं अगर हम सोचें कि पहला आज़ादी का झंडा जो हमारे अंडमान निकोबार में लहराया गया था, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन जो है वो एक आप बोल सकते हैं कि एक डेडिकेशन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, और कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही वो झंडा जो है, वो ध्वज जो है लहराया गया। तो एक दोनों जो इंसिडेंट एक साथ जब मर्ज हुए, तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात थी, गर्व की बात थी। तो और मेरे टेन्योर के टाइम पे ये हुआ, तो वो हमेशा मोमेंट जो है हमेशा अनफॉरगेटेबल रहेगा। जी मैम। तो प्रतिमा जी, हम समझते हैं कि काउंसलर का जो पद होता है वो काफ़ी जिम्मेदारी भरा होता है, आपको एक बहुत बड़ी टीम का नेतृत्व करना पड़ता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पद है इसे संभालना आसान होता है क्या, और तब जब आप एक महिला हो, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जो इस संदेह के साथ इस तरह के पदों से वंचित रहते हैं, और आप आज हमारे समक्ष है, आप इतनी अनुभवी है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसी चुनौतियां हो सकती है और साथ ही कैसे अच्छी चीज़ें भी हमें सीखने को मिल सकती है। बिल्कुल। मैं मानती हूँ कि कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सिर्फ सोच होती है। अगर आप सोचेंगे कि ये मेरे लिए मुश्किल है, तो फिर आप उसको कभी नहीं कर पाओगे। आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। जब आप ऐसी चुनौतियों पर उतरते हो, तो कहीं ना कहीं आपको खरा उतरने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मेंटल सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग मिलना बहुत ज़रूरी है, और आपको खुद को भी उसको स्ट्रॉन्ग करना उतना ही ज़रूरी है। तो मैंने अपने केस पे तो ये किया है। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ्स में होते हैं, मेरे भी आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं।
कहीं पे मैं भी डीमोटिवेट हुई हूँ, कहीं मैंने फिर अपने आप को मोटिवेट भी किया है। तो ऐसी चीज़ें हैं, जब आप एक महिला हो तो आपके ऊपर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो आपको घर देखना होता है, आपको बाहर देखने होते हैं, और जब आप सोशल लाइफ पे होते हो, सोशल एक्टिविटीज़ में चले जाते हो, तो आपका अपना पर्सनल कुछ भी नहीं होता, बिलीव मी। मतलब आपका पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं, वो मर्ज हो जाता है। तो उस टाइम पे थोड़ा इनिशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था, क्योंकि तब समझ में नहीं आता था कि पर्सनल क्या है और प्रोफेशनल क्या है। तो फिर मैंने प्रायोरिटाइज जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ को किया, क्योंकि जब आप इस चीज़ पे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ तो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ कहीं इसी वजह से तो हूँ, और जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैंने वो चीज़ सैक्रिफाइस भी की हो, शायद मैंने कभी पर्सनल लाइफ में इतना ध्यान ना दिया हो जितना मैंने प्रोफेशनल लाइफ पे दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेनिफिट लोगों तक पहुँची है, तो उसकी खुशी मुझे बहुत है। जी, तो हम कह सकते हैं कि हर कार्य में चुनौतियाँ ज़रूर होती है, मगर हर चुनौती हमें ज़रूर कुछ सिखा कर ही जाती है। जी, तो जैसे प्रतिमा जी आपने कहा कि जब आप काउंसलर के टर्म में थी, तभी आपने सोचा कि आपको कुछ फुल फ्लेज करना है, हमारे समाज के लिए सेवा करना है, और उस समय आपके संस्थान का जन्म हुआ था। तो आज के समय में आपके संस्थान के द्वारा किन उद्देश्यों को पूरा करने की आप आशा रखती है? जैसे हमने सारे सेक्टर्स को टच किए हैं, हमेशा शुरू से ऐसा था कि पर्टिकुलरली हमें इस सेक्टर पे नहीं जाना है। हम चाहते थे कि हमारे सोसाइटी के अंदर में जितनी भी समस्याएं हैं और जितनों के बीच में समस्या है, वो सारी समस्या का समाधान हम लेके आ सके। हालांकि मैं ये नहीं बोलती कि 100% पॉसिबल है, बट जितना हम कोशिश करेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ। लोगों के लिए उसका स्वास्थ्य से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, तो अब हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। एजुकेशन, बिना शिक्षा के मुझे नहीं लगता है कि एक इंसान आगे बढ़ सकता है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी बैठ रहे हो, कहीं पे भी चल रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आपको उस जगह की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक कर जाते हो, आपकी माइंड स्टक कर जाती है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही हमारी फ्रेश कमेटी बनी तो हमने ये चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है। हालांकि साथ ही साथ हम बाकी सेक्टर्स पे भी रीच कर रहे हैं, वो चल ही रहा है। वो जैसे हमारे शुरुआती दौर पे पैंडेमिक के टाइम पे जैसे हमने ये NGO हमारा बना, अच्छा, और हमने अपना काम शुरू किया था फ्री सैनिटाइजेशन ड्राइव के साथ में। उस टाइम पे आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कितना अनफेवरेबल था, लोग डरे हुए थे, और हर जगह बस ये था कि हाँ बस सैनिटाइज़र है तो हम जी रहे हैं, लोगों को यही थी। तो चलो वो एक दौर था जो गुजर गया है, लेकिन उस दौर पे रहते हुए हमने जिया है उस दौर को। और साथ में मुझे ऐसे लगता है कि हर जगह पे हमने जाकर जो है सैनिटाइजेशन ड्राइव करा, फिर चाहे वो होली प्लेसेस हो, कोविड सेंटर्स हो, स्कूल्स हो, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल था हमने किया। उसके बाद में हमने राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। आप जानते हो कि उस समय सब कुछ बंद हो गया था, और ऐसे भी कुछ लोग थे जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, और वो उनका अर्निंग क्या है डेली बेसिस पे होता है, तो कहीं हद तक वो मार खा गए थे। तो हमने कोशिश की हमारे सपोर्टर्स के थ्रू, जो नवोदया को हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनके थ्रू जो है हमने उन तक राशन किट पहुंचाया। और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी कोलैबोरेट करके की, ताकि काफ़ी हद तक हम वो रिलीफ जो है हम आइलैंडर्स को दे सके, तो वो हमने किया था। तो जैसे कि आपने बताया हमें कि शुरुआती दौर पे जब आपने सोचा कि आप इन सारी चीज़ों पे खुद को शामिल करेंगी, तो उस समय में ज़रा दिक्कत होती थी कि प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी दोनों को संतुलन में रखने में, बैलेंस करने में। तो हम समझते हैं कि अभी आप जो सोशल वर्कर का काम कर रही है, ये टाइम बाउंड तो नहीं होता है कि 9 to 5 वाली जॉब हो जाए। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको रात को किसी की मदद के लिए निकलना पड़े, या घर आने में लेट हो जाए। तो ऐसे में आप अपने परिवार को किस तरह से समय दे पाती है, इसके बारे में हमें ज़रा बताएं। देखिए, कभी कभी तो ऐसे होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है जी, जो फैमिली के लिए आप स्पेंड करो, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके पास बहुत समय है, तो आप बैठ के मूवी भी देख सकते हो, और बैठ के अपने फैमिली के साथ में भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर करके अगर आप इस फील्ड पे हो
तो कहीं ना कहीं आप ऑक्यूपाइड रहते हो, और उस समय फैमिली को भी पता ही है कि अभी ये इस चीज़ पे है तो ये इतना ही समय दे पाएगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चलता है। मुझे लगता है अब इतना समय हो गया है, 5 साल मेरे काउंसलर की लाइफ जर्नी करते करते, और अब मैं 3 साल जो है हमारे जो एनजीओ बना था, जी। तो एक 8 साल 9 साल आप पकड़िए कि मैं पूरा इस पे ही थी। तो काफ़ी समय गुजर गया है, तो फैमिली भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हाँ अब ये इतना समय नहीं दे पाएगी, और क्योंकि वर्क कमिटमेंट होता है, बट वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। कभी कभी ऑब्वियसली खुद को भी रिग्रेट हो जाता है कि हाँ हम इतना काम करें, लेकिन फिर एक सेटिस्फैक्शन भी होता है कि वो काम तो हम अपने लिए नहीं, हम औरों के लिए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाती है। जी, तो आज भी आपको आपके परिवारजनों से संपूर्ण रूप से सपोर्ट मिलता है? जी बिल्कुल। जी। मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, और इसी मुझे सिर्फ अपने परिवार से नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ के जितने भी लोग हैं ना बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और वही तो मैं चाहती थी कि आपके अपने माँ बाप तो आपको प्यार देंगे ही क्योंकि आप उनके अपने बच्चे हो, लेकिन आप किसी और माँ बाप से प्यार ले रहे हो, बहुत बड़ी बात वो है। बहुत बड़ी जी। बात होती है। और मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस करती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए खुद मेहनत करके जो है आगे बढ़ना और वो प्यार हासिल करना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसी के लिए ही मैं काम करती हूँ। जी, तो प्रतिमा जी, जब आपने अपने परिवार को कहा कि आप सोशल वर्क पे ही अपना पूरा ध्यान देना चाहती है, आप इस तरह का एक फाउंडेशन खोलना चाहती है, तो उनका रिएक्शन कैसा रहा? देखिए, शादी से पहले तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि तो जॉब कर लो कहीं पे, अभी तुम्हारा स्टडी कंप्लीट हो गया है। बट मेरा इंटरेस्ट लेवल कभी भी 9 to 5 वाले जॉब पे था ही नहीं, जी। टू बी वेरी फ्रैंक। तो वही मेरी मम्मी को पता था कि ये तो कभी गवर्नमेंट सर्विस नहीं करेगी क्योंकि इसके इंटरेस्ट है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि महिलाएं स्पेशली वो अपने पैशन को ही फॉलो करें, जिस पे इंटरेस्ट है ना आप उसको फॉलो करें, ना कि वो कि जो आप नहीं करना चाहते हो वो करें जो आप करना चाहते हो। और कहीं ना कहीं देर सवेर सही वो एक मुकाम जो है आपको हासिल ज़रूर होगा। जो मैं आज ये फील करती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि मैंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हो, लेकिन जहाँ पे भी हो मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, इससे बड़ी चीज़ तो कुछ भी नहीं हो सकती है। और शायद मेरे अंदर ये चीज़ पहले से थी और मैंने अपने दिल की सुनी और ऐसे सिचुएशंस भी बने। और शादी होने के बाद में जो है मुझे एक मौका मिला काउंसलर बनने का, और काउंसलर बनने के बाद की जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई है और वो जो अब चलती रहेगी, मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे कभी रोकूंगी। जब तक मेरी जान है तब तक मैं ज़रूर इसको आगे बढ़ाती जाऊंगी। जी जी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने अभी हमें कही कि हमें चाहे पुरुष हो या महिला हो, पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो मैम, इतने सालों से अब काफ़ी वक्त गुजर गया है, हाँ, आप जो है सोशल वर्किंग कर रही है, आप अपने संस्था को रन कर रही है, तो कभी आपको लगता नहीं है कि अब बहुत हो गया है, अब रुक जाते हैं? तो ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर है जो आपको हर रोज़ एक नए सिरे से शुरू करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या है? मैं कभी नहीं सोचती कि मुझे रुकना है, मैं सोचती हूँ कि बस मुझे करना और भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। कोविड ही चल रहा था उस टाइम पे, और हमने पीबीएमसी डिपार्टमेंट के साथ कोलैब करके हमारा एनजीओ, हमने एक वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया। जी। और उस समय क्या था कि मेरे टीम से काफ़ी लोग अवेलेबल नहीं थे, तो हम 2-3 लोग थे और हमारे साथ में पीबीएमसी की टीम थी। हम मिल के वहाँ पे जो है उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, सुबह से लेके रात तक। हम बीमार भी हो रहे हैं, बुखार भी हो रहा है, तो भी हम जा रहे हैं क्योंकि वो हमारा एक टास्क था और हम चाह रहे थे कि उसको कंप्लीट करना है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कभी आप रुकने के बारे में ना सोचें। अगर आपने अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं ज़िंदगी में और आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों के द्वारा ही आपको मोटिवेशन मिलता है, तो आप कभी ना रुके, आप बढ़ते चले जाएं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप कहीं बढ़ेंगे तो और लोगों को भी बढ़ने का एक मौका मिलता है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा हुआ भी है कि कहीं किसी के बढ़ने पे शायद मैं बढ़ी हूँ
और मेरे बढ़ने पे अगर और लोग बढ़ते हैं तो मेरे लिए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो हाँ। रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जी, आज आपने जितना भी किया है, जो भी करती आ रही है, इन सब के पीछे का वो प्रेरणा स्रोत या कहे रोल मॉडल, वो कौन है आपका? मुझे लगता है कि रोल मॉडल बहुत है जी। हम ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बता सकते। देखिए, सबसे पहले बात घर से शुरू होता है। आपकी माँ, उससे बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मेरी माँ मेरे लिए काफ़ी हद तक एक मोटिवेशन रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किए हैं। तो वो हमेशा चाहती थी कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, उसको जो पसंद है वो करे। तो अभी जैसे कि मैं स्कूल्स में थी तो मुझे कहीं पार्टिसिपेट करना था, जैसे डांस कंपटीशन होता था या सिंगिंग के कंपटीशन होते थे, क्योंकि मैं उस पर भी काफ़ी इंटरेस्टेड रही थी। तो मेरी मदर हमेशा सपोर्ट करती थी कि अच्छा ये तेरे को करना है, करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भले ही उनकी लाइफ काफ़ी पेनफुल रही हो, स्ट्रगल रहा हो, लेकिन वो हमेशा सोचती थी कि बच्चे के जो इंटरेस्ट है वो उसको शौक़ को पूरा करना है, और हमेशा मुझे मदद करती थी। तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन होता है ना, एक बोलते हैं ना कि आप किसी से कनेक्ट ऐसे नहीं होते हो। कनेक्ट होने के लिए आपको वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है आपके घर पे ही। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बचपन से वो चीज़ें मुझे मिली थी, और कहीं ना कहीं वो इमोशंस डेवलप होने लगे बचपन से ही। जैसे हम घर का माहौल था, उससे मैंने सीखा स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल मैंने अपने बचपन के दिनों से सीख लिया था। तो ऐसा नहीं है कि आज मैं कुछ स्ट्रगल कर रही हूँ तो मेरे लिए कुछ नया है। उन दिनों से ही हमारा एक स्ट्रगल पीरियड चल रहा था। लेकिन हर एक चीज़ का मुझे ऐसे लगता है कि एक समय होता है, एक दायरा होता है, ऊपर वाला जो है हमेशा टेस्ट लेता है, और हमारे अंदर है कि उससे हम बाहर कैसे निकले, हम उससे वो चुनौती को भी कैसे पार करें। तो जब हमने अपने बचपन की चुनौतियों को पार की है और उससे हमने अनुभव लिया है, तो आज ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो फिर वो कहीं ना कहीं वो अनुभव जो है काम आता है इस चुनौती को पार करने के लिए। जी, तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रगल से वही इंसान को मजबूत बनाती है। तो प्रतिमा जी, आज आप जिस मुकाम पे है, क्या आपको लगता है शिक्षा के बिना ये संभव हो पाता? आपकी राय क्या है? हमारे जीवन में शिक्षा की कितनी और कैसी महत्व होती है? बिल्कुल, शिक्षा के बिना मुझे नहीं लगता है कि एक दिन का भी सरक सकता है। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मुझे लगता है पहले के समय में इस चीज़ को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, बट आज के टाइम पे इतना अवेयरनेस हो गया है लोगों के अंदर में। आज की डेट में हर बच्चा पढ़ रहा है। आप बताइए, अंडमान के अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो शिक्षित ना हो या शिक्षा ना ले रहा हो। पेरेंट्स भले ही कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या बिजनेसमैन हो, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छा, बेटर क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। तो समय बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। पहले के समय पे फ्रूट वाला होगा तो वो बोलेगा कि मेरा बच्चा भी यही करेगा। पर आज नहीं है, आज वो सोचेगा कि मेरा बच्चा IAS IPS बन सकता है। तो ये सोच लोगों में आज आ गई है और बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है कि उसको प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस बच्चे ने 10th कंप्लीट कर लिया, वो सोच रहा है कि हम कुछ काम करेंगे और साथ में हम करस्पॉन्डेंस करेंगे, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि ऐसा मत करो। पढ़ाई जो है रेगुलर वे में आप उसको वैसे एक्सेस करो, और क्योंकि उस पर क्या होता है कि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। मुझे लगता है कि बुक के अंदर से आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने होते हैं जो आपके लाइफ में आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो जैसे आपने कहा प्रतिमा जी कि आज के युवा बहुत पैशनेट है, वो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। तो ऐसे में आज जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें सफलता का कौन सा मंत्र देना चाहेंगे? युवा के अंदर में जोश होता है, वो स्ट्रेंथ होता है और वो क्रिएटिविटी होती है। आजकल देखते हुए बहुत ही दुख होता है कि किस तरीके से युवा ने अपनी ज़िंदगी जो है नशे
नशे करने पे लगा दी है। तो कहीं हद तक मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ से बाहर निकालना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। आप देखे होंगे कि युवा जो है हमेशा जो है अपनी जो सोच से है हमेशा अमेज़ करता है सबको, कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनपुट अपनी सोसाइटी पे भी अगर आप देंगे तो काफ़ी हद तक एक रेवोल्यूशन आ सकता है। सोच बदलेगी तो शहर बदलेगा, शहर बदलेंगे तो लोगों के अंदर एक अच्छी भावना जागेगी और हम प्यार से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। तो प्रतिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण बात बताई है और साथ ही आज आप हमारे बीच आई, आपने अपने सफ़र के ज़रिए कई महिलाओं को एक मार्गदर्शन भी दिया है। तो आज आपके इस बहुमूल्य समय के लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ प्रतिमा बैनर्जी और आज के अंक पे बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो हमें ज़रूर भेजें। ऐसे ही अन्य सशक्त महिलाओं के साथ हमारे साथ चर्चा में शामिल ज़रूर होइएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।